हाय एवरीवन, दिस इज आनंद और आज हम पढ़ने वाले हैं बेल एप्लीकेशन के बारे में। इन अ सिंपल वे हम पूरा ही प्रोसीजर पढ़ेंगे कैसे एक बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किया जाता है। तो आपने आसाराम बापू के बारे में तो सुना होगा, उनका भी ट्रायल पीरियड भी चल रहा है और उनका केस जो है वो पेंडिंग में भी है। लेकिन वो बीच बीच में कभी कभी रिलीज होकर के वो बाहर आ जाते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं, फिर वापस जेल में चले जाते हैं। तो कौन सा ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसके तहत वो बाहर आ जाते हैं? यस, दिस इज नोन टू बी एज बेल। तो चलो समझते हैं बेल होता है क्या है। देखो, बेल को सिंपल तरीके से समझे ना तो आप कोर्ट में एक रिटन एप्लीकेशन देते हो जिसमें आप कोर्ट से ये बोलते हो कि मुझे कुछ टाइम के लिए रिलीज कर दिया जाए। देखो, बेल तीन तरीके की होती है। सबसे पहला आता है रेगुलर बेल। या तो आप किसी पुलिस कस्टडी में हो या फिर आपका ट्रायल चल रहा है तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा होता है एंटिसिपेटरी बेल, जो एंटिसिपेटरी बेल तब आपको मिलेगी कि मान लो कि आपको लगता है कि इन फ्यूचर मेरे को पुलिस कस्टडी में या फिर मेरे को अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो। और तीसरा होता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल तब लिया जाता है जब आपकी रेगुलर बेल और या फिर आपकी एंटिसिपेटरी बेल है ना, दोनों खारिज कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, तो आप इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है इंटरिम बेल, और ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे ही होता है। जैसे मान लो कि कोई फैमिली क्राइसिस हुई, मेडिकल इमरजेंसीज हुई, या फिर आपके जो केस पे पेंडिंग होते हैं ना, कोई भी आपके मेजर केसेस की जो पेंडेंसी हो जाती है, आप इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेल और टाइप्स ऑफ बेल के बारे में। अब देखो, हमें ये समझना है कि एक बेसिक बेल ड्राफ्टिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। हर लॉयर को एक अच्छा बेल एप्लीकेशन हमेशा ड्राफ्ट करने आना चाहिए, क्योंकि वो बेल एप्लीकेशन कोर्ट पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेल एप्लीकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लास्ट में हम एक बेल एप्लीकेशन भी देखेंगे कि उसमें सारे कंपोनेंट्स मैच है कि नहीं मैच है। पहला स्टेप होता है टाइटल एंड कोर्ट नेम। टॉप पे क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द कोर्ट, और फिर उसके साथ साथ लिखा होता है कि उसके जस्ट नीचे केस नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, इन द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाराणसी। इसके नीचे फिर आएगा केस नंबर अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, स्टेप 2 आता है पार्टी की डिटेल, जैसे नेम ऑफ द एक्यूज्ड और नेम ऑफ द स्टेट। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, रवि कुमार एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रेस्पोंडेंट। ठीक है, तीसरा आता है सेक्शन मेंशन। सेक्शन मेंशन इसलिए किया जाता है कि आप किस बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, स्टेप 4 होता है केस के डिटेल्स। जितनी भी डिटेल्स है ना, आपको केस के बारे में सारी मेंशन करनी है, जैसे कि एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन, डेट ऑफ एफआईआर क्या हुआ था, कौन से ऑफेंस में आप अंदर थे, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। पांचवा चीज़ आता है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स में सिंपल से आपको कुछ कॉम्पोनेंट्स को बताना है, जैसे क्या हुआ था, क्यों इन एक्यूज जो है ना वो इनोसेंट है, उसको बहुत सिंपल वे में रखना है। लॉन्ग स्टोरी नहीं बनाने की जरूरत है आपको, फैक्ट्स बहुत सिंपल फॉर्म में होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ग्राउंड्स फॉर द बेल। देखो, जो यंग एडवोकेट्स होते हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना जानते हैं, उनमें कॉमन एक मिस्टेक देखा गया है कि वो बहुत सारे नंबर्स अपना ग्राउंड्स रख देते हैं, जिससे बहुत सा मतलब समझना मुश्किल हो जाता है कि किस ग्राउंड के हिसाब से आप ना एक्यूज को बचाना चाहते हो। ठीक है, या फिर बेल दिलवाना चाहते हो। तो देखो, मोस्ट कॉमन जो ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट, क्यों इनोसेंट है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसके बाद आता है प्रेयर। प्रेयर में क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करते हो कोर्ट से, जैसे कि इट इज देयर फॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रे दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली ग्रांट बेल टू द एप्लीकेंट। ठीक है, इसके बाद में वेरिफिकेशन होता है, ऐसे लिखा हुआ है कि कौन से कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर। ठीक है, कोर्ट का नाम दे दिया है आपने, क्रिमिनल अपील नंबर। ठीक है, केस नंबर एक तरीके से उसने बता दिया है। ठीक है, क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन हमने ये पहले डिस्कस करा था कि आपको सेक्शन मेंशन करना है कि कौन से बेल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आ गया है जैसे कि अपीलेंट पर्से रेस्पोंडेंट, अपीलेंट का नाम, उसका एज, उसका जगह, विलेज कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें। रेस्पोंडेंट का भी सेम टू आएगा। इसके बाद आएगा आप किसको, एक तरीके से जो फॉर्मल लेटर होता है ना, वैसे आप लिख रहे हो टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड अदर ऑनरेबल कंपेनियन जजेस एट ऑनरेबल हाई कोर्ट एडजुडिकेटर एट बॉम्बे। ठीक है, ऐसे हम्बल अपील ऑफ द अपीलेंट। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्म में ऐसे हो गया ना, ये हाई कोर्ट का पूरा फॉर्मेट है। इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके फैक्ट्स। अब यहाँ से आपके फैक्ट्स शुरू हो गए। अब इसके बाद ग्राउंड्स आते हैं, लेकिन यार मेरा दिमाग खराब हो गया, इतने सारे ग्राउंड्स ना देने की ज़रूरत क्या थी भाई। जिसने भी बनाया उसको कम से कम ये समझना चाहिए था कि भाई आपने सारे ग्राउंड ही डाल दिया, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखो कितने सारे ग्राउंड्स है भाई।
चलो ठीक है, कितने ग्राउंड से टोटल 15 ग्राउंड्स दिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद प्रेयर आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्रेयर को एक बार देख लेना, इसमें लिखा हुआ है दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू कॉल फॉर द इंटायर रिकॉर्ड एंड द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्पर्क्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस पास बाय द लर्न सेकंड एड ऑक एडिशनल सेशन जज एट दिस डेटेड दिस इन सेशन कोड, ठीक है। इसके बाद से आपका प्रेयर हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा, क्या होगा, डिक्लेरेशन आएगा। तो बिल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, क्रिमिनल अपील हो गई। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, क्या करूँ, सिविल के लिए पढ़ा देता हूँ भाई, कि सिविल के लिए सिविल प्रोसीडिंग की पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने BNSS में बताया था वैसे ही मैं सिविल के लिए बता देता हूँ। तो चलो मिलते हैं गाइस।